हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपसे ग्लैंड के बारे में या अपने रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करूं, आज मैं आपसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आज की जनरेशन्स के लिए चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा या भगाइएगा नहीं आगे की तरफ। इसको पहले ध्यान से कुछ चीज़ें मेरे बारे में सुन लीजिए या मेरी बातों को जरा सा सुन लीजिए। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये बातें बहुत ज़्यादा काम की लगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ये यूट्यूब चैनल, जिस यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल केवल और केवल शुरुआत किया हुआ था क्लास 11th के बच्चों के लिए। और क्लास 11 के बच्चों के लिए इस भरोसे से शुरू किया हुआ था कि कुछ अच्छे बच्चे उन वीडियोस को देखेंगे और उनको काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियोस, उनका काफ़ी कल्याण होगा। ठीक है, सारे एजुकेटर का पहला मकसद यही होता है। जो अच्छे एजुकेटर होते हैं उनका पहली प्रायोरिटी ये होता है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके तक पहुंच पाऊं, उनको अपना कंटेंट दे पाऊं। और बच्चे भी, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो भी आपके कंटेंट को बराबर देखते हैं अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन क्या होता है कि समय जो 11th और 12th का होता है ना, 11th जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है और उसके बाद में उसकी महत्वता इतनी नहीं रहती है कि वो चीज़ 12th क्लास में भी बच्चा जो है 12th क्लास तक बच्चा जो है 12th को इम्पोर्टेंस देता है, 11th क्लास की इम्पोर्टेंस को वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से तो आपको 6, 7, 8, 9 भी नहीं पढ़ना चाहिए, 10th और 12th ही पढ़ना चाहिए, है ना। ये बात जो भी बच्चे ऐसा समझते हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वो जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे अगर वो कुछ मूल मंत्रास को जो है वो ध्यान में नहीं रखेंगे। तो पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा कि आप 1 LKG, UKG, 1, 2, 3, 4 जो भी क्लासेस आप पढ़ते हैं बेटा, वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप उस तरीके से, ग्रोथ की तरीके से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन आप बहुत पीछे हो जाएंगे और आप कहेंगे कि अरे ये मेरे साथ में हो क्या गया, जबकि मैं पढ़ने में इतना ज़्यादा अच्छा था लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आपने अपने पढ़ाई में स्किपनेस ला दिया, आप अपनी पढ़ाई में चीज़ों को स्किप करने लगे। तो मैं 11th क्लास के पढ़ने वाले बच्चों से यही कहूँगा कि जो भी बच्चे लेक्चर को नहीं देख रहे हैं या बहुत दिनों बाद किसी लेक्चर को देखने आए हुए हैं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जब आप जाएंगे नीट और IIT की तैयारी करने के लिए। अब मैं कुछ बातें और बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग किसी बड़ी कोचिंग में 11th 12th के बाद, तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे को नीट, IIT इसी में जाना रहता है, UPSC इसी में जाना रहता है। जबकि बहुत सारे और भी ब्रांचेस हैं, उनके बारे में भी मैंने अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन मैं जिन चीज़ों के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान सुनिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब बच्चा नीट और IIT के अंदर जाता है तो उसे कंप्लीट, स्पेशली नीट के अंदर, तो उसे कंप्लीट NCERT का ही डेटा पढ़ाया जाता है। बाद में वो डेटा वो पढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कि यार ये तो हमारे सर भी एक दिन पढ़ा रहे थे। और अगर वो किसी अच्छी कोचिंग में जाता है तो उसको कुछ और अच्छी चीज़ें मिल सकती है। अगर उसकी स्कूल इतने अच्छे परफॉर्म ना किया, अच्छे से ना पढ़ाया हो तो वो कोचिंग में जाकर उसको लगता है कि यार ये तो मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, यहाँ तक कोचिंग पढ़ा। लेकिन वो बच्चे बहुत ठगा महसूस करते हैं जिन बच्चों को टीचर ने पढ़ाया होता है लेकिन वो अपनी गलती से चीज़ों को रिवाइज नहीं करके रखते और पूरी कोचिंग में 1 लाख 1.5 लाख रुपए जा करके देते हैं और कोचिंग के अंदर 11th और 12th पढ़ा करते हैं। तो बेटा यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। 11th को अंडर एस्टिमेट मत करिए क्योंकि आपके नीट एग्जामिनेशंस में मोर ऑफ देम फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बेटा इसी से आने वाले हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपके लिए 12th भी इजी नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, आप जैसे उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक्स पढ़ते हैं, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने क्लास 12th में जाएंगे तो। लेकिन वहीं पे अगर आप न्यूक्लिक एसिड को बायोमोलिक्यूल के अंदर अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। आपको जो है यहाँ पे अगर आप ब्लड के बारे में नहीं पता पढ़ेंगे तो आगे जाकर के 12th में भी आपके लिए दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत को जारी रखें। 11th में आप आदत डालिए अपनी पढ़ने की और उसका पूरा निचोड़ निकालिए क्लास
12th के अंदर बेटा। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आपके YouTube चैनल के ऊपर इतने सारे व्यू नहीं आते हैं, जबकि अगर मैं बात करता हूँ PW या अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उनमें बहुत सारे व्यू। देखो बेटा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन शायद 100,000 का होता है। तो उस रेशियो में अगर मैं मान के चलूं कि अगर मेरे में 100 बच्चे भी देख रहे हैं और उसमें सिलेक्शन 2 का हो रहा है तो 2% तो हो ही रहा है ना, तब भी बेस्ट रिजल्ट है मेरा उनके मुकाबले। खैर, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बातों को बताया कि व्यूज आप मत देखिए। हम टीचर हैं, ये हमारा काम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीजें तो हमारे ऊपर होती है बेटा, ठीक है। हाँ, नो डाउट व्यू में तो आप जानते हो कि क्लिकबेट नाम की एक चीज होती है, अच्छा थंबनेल लगा दिया, क्लिक कर दिया, व्यू बढ़ गया। लेकिन कंटेंट क्या है वो तो वीडियो खोलने के बाद ही पता चलेगा ना। तो इसीलिए चीजों पे आप इतना ध्यान मत दीजिए। अभी आप जो है बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। टीचर क्या कर रहा है, एजुकेटर क्या कर रहा है, ये सब आपके जानने की चीजें अब भी नहीं है बेटा। प्लीज पढ़िए, मेहनत करिए और कहीं ना कहीं अच्छे सिलेक्शन को अचीव करिए। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। खैर, आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ और इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ग्लैंड जिसे कि पिट्यूटरी जो है वो ऑपरेट नहीं करती है। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन की तरफ मौजूद होता है और इसको पिट्यूटरी ऑपरेट नहीं करती, लेकिन ये ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इस ग्लैंड का नाम है बेटा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारी ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन की तरफ मौजूद होता है। कई डायग्राम में आपको साइड से देखने को मिलता है और कई डायग्राम में आपको सेरिबेलम हटाने पे पीछे की तरफ भी लोकेट होता हुआ दिखाई देता है। जो आपका पीनियल ग्लैंड होता है बेटा, वो एक हार्मोन्स रिलीज करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन बेटा। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं और सबसे बड़ा जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है वो है आदत। आदत एक ऐसी चीज होती है बेटा जो इस हार्मोन्स का एक जीता जागता नमूना पेश करती है। मेलाटोनिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी के सर्केडियन साइकिल या बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। एक सही समय पे हमारी आंख का खुलना, एक सही समय पे हमारी आंख का बंद होना, हमारी स्लीप और वेकअप साइकिल का मेंटेन होना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये सभी चीजें हमारे मेलाटोनिन का ही एक पार्ट माना जाता है। मेलाटोनिन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को भी बढ़ाने का काम करती है। साथ में आपकी स्किन का पिगमेंटेशन करने में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखने को हमको मिलता है। साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये जो है वो ऑपरेट करने का या उसकी साइकिलिंग को भी ऑपरेट करने का जो है वो एक मीडियम होते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या? कुल मिलाकर के कि आपकी बॉडी के अंदर बेटा आपके उठने की, आपके मूवमेंट करने की, हर एक चीज का एक समय और वक्त होता है। आपको कब खाना, आपको कब भूख लगनी है, मेटाबॉलिज्म का काम, आपको कब भूख लगनी है, वो भी काम इसी का होता है। तो जितनी भी आपकी बॉडी में आदतें नाम की चीज होती हैं, एक हैबिट होती है आपकी, या फिर आपका एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है, उसको मेंटेन करने के पीछे इस ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ है बेटा। बात ये होता है कि पीनियल ग्लैंड, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें पीनियल ग्लैंड जो है वो ज्यादा मेलाटोनिन को रिलीज करती है और इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनको नींद ज्यादा आती है। अगर मैं कंपेयर करता हूं किसी जो है एडल्ट ह्यूमन बीइंग के मुकाबले या किसी ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग के मुकाबले, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आपको ज्यादा नींद जो है वो देखने को मिलती है। बट इन द केस ऑफ एडल्ट तो उनके अंदर आपको पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन जो है वो घटता जाता है मेलाटोनिन का, जिसके रिस्पॉन्स में जनरली आपको देखने को मिलता है कि जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको नींद जो है वो थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, इसे का है दूसरा नाम स्लीप हार्मोन्स भी कहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है बेटा। अब हम लोग अपने अगले ग्लैंड की तरफ आते हैं। ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट ग्लैंड मानी जाती है। बढ़ती उम्र के साथ में ये ग्लैंड का भी धीरे धीरे जो वर्चस्व होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कम होने लगता है। जैसा कि हम सबने सुना होगा कि जितने भी ओल्ड एज मैन होते हैं या ओल्ड एज जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं
उनमें समय के साथ धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता चला जाता है, क्योंकि बेटा ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है एक ग्लैंड जिसे हम लोग थाइमस कहते हैं। ये जस्ट हार्ट के अपर साइड में मौजूद होता है, जहां पे आपके आर्ट्रियम मौजूद होती है बेटा, वहां पे आपके थाइमस ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है बेटा। थाइमस ग्लैंड में जो हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है बेटा, अगर किसी के थाइमस को हटा दोगे तो उसी चीज को यहाँ पे थाइमेक्टोमी बोलते हैं, बट यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बस ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान में रखना है। यहाँ पे थाइमेक्टोमी को आपको नहीं समझना, बस आपको थाइमस ग्लैंड को इंडिकेट करने के लिए मैंने ये डायग्राम लगाया हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके थाइमस ग्लैंड जो होता है बेटा, वो आपके स्टर्नम जो होता है उसके पीछे साइड में होता है। ध्यान रखिए, मतलब कहने का मतलब जो यहाँ पे जो सामने एक बोन होती है बेटा, उसको स्टर्नम कहते हैं। जस्ट उसके पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है बेटा वो एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम बेटा? थाइमोसिन नाम है बेटा। तो इसको ध्यान में रखिएगा बेटा कि ये ग्लैंड जिस हार्मोन्स को सिक्रीट करता है उस ग्लैंड का नाम थाइमोसिन है। और बेटा ये हार्मोन्स एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। और मैंने आपको वीडियोस में, कल के ही वीडियोस में बताया था कि जो भी हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो सेल को बाहर से इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, सेल के अंदर से इंफॉर्मेशन देने का उनका कोई भी इरादा नहीं होता। मतलब न्यूक्लियस तक ये अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। न्यूक्लियस तक वही हार्मोन्स अंदर जा सकते हैं जो आपके लिपोफिलिक नेचर के हों, या फिर जिनको जो है लिपिड सॉल्यूबल जो हार्मोन्स होते हैं वही उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अब बेटा जो थाइमोसिन होता है इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बनाना। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी दो तरह से होती है। एक इम्यूनिटी वो जिसमें डायरेक्ट सेल जो होती है बेटा, टी लिम्फोसाइट, डायरेक्ट एक सेल है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट, वो डायरेक्ट किसी पैथोजन को अटैक करे और उसको फैगोसाइटोसिस करके अपने अंदर करके उसको डाइजेस्ट कर दे। एक ये तरीका होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा। मतलब जैसे कि कुछ ऐसा कि मैं किसी को डायरेक्ट जाकर के तमाचा मार दूं, और एक मैं किसी शक्तिशाली इंसान से बोल करके उससे उसको तमाचा लगवा दूं। तो जब मैं किसी को डायरेक्ट तमाचा मारूंगा बेटा, तो वो कहलाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाएगा बेटा। और जब मैं किसी दूसरे, बोले तो एंटीबॉडी से कह करके किसी को मरवाऊंगा, तो बेटा वो कहलाएगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या कहलाएगा? ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टी लिम्फोसाइट जो होती है बेटा वो डिफरेंशिएट करती है, मतलब उनका अपना एक फंक्शन डिसाइड होता है कि आपको जा करके किस पैथोजन को कब जो है मारना है। तो टी लिम्फोसाइट जब जाकर के किसी भी एंटीजन्स को मारती हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी या फिर किसी पैथोजन को मारेंगे, तो उसको बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जबकि वहीं पे अगर थाइमोसिन का दूसरा फंक्शन ये होता है बेटा कि ये प्रमोट करते हैं एंटीबॉडीज को बनाने में काम करते हैं। एंटीबॉडीज वो चीज होती है जो कि हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी हमको देखने को हमारी बॉडी में मिलती है। तो जब एंटीबॉडीज के थ्रू किसी को मारेंगे तो उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहेंगे, और जब सेल डायरेक्ट किसी को जाकर के मारेगी तब उसको बेटा हम लोग बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमस जो है बढ़ती उम्र के साथ में, यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा कि ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर जो है धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन थाइमोसिन का घटता चला जाता है, जिसके कारण जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर आपको जो है उनकी जो इम्यूनिटी है वो आपको काफी हद तक वीक देखने को मिलती है। तो टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज और साथ में बढ़ती एज के साथ में इनके कंसंट्रेशन की कमी, ये इसका एक मेन एग्जाम्पल माना जाता है। अब हम आते हैं आज के अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड के ऊपर, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कई चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारी जो ब्रेन होती है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है बेटा, वो एक रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसका नाम है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। बेटा याद रखिएगा, हमारी जो ब्रेन की सेल होती है या हमारी जो ब्रेन की जो पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, वो एक हार्मोन्स को रिलीज करती है जिसका नाम है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस से होता हुआ
हमारी पिट्यूटरी में आता है और हमारी पिट्यूटरी में आ करके पिट्यूटरी को बोलता है ए भाई तुम सुनो, अब तुमको करना है एक नए हार्मोन्स को एक्टिवेट। कहता है क्या भैया? कहता है ध्यान से, सीआरएस सबसे पहले आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और वहां आने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिक रिलीजिंग हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करता है। तब पिट्यूटरी एसीटीएच को रिलीज करती है और वो एसीटीएच आता है हमारे ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ पोर्शन में, दोनों किडनी पे मौजूद होगा। मतलब ये आपको पेयर में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पेयर में ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है वो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद में अब आप एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट के बारे में समझेंगे बेटा। एसीटीएच जो होते हैं वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड में अलग अलग जोन्स होते हैं। जब हम इनके सेक्शन को काट करके देखते हैं बेटा, तो देखिए ये मैंने इनके सेक्शन को कट किया है और सेक्शन कट करने के बाद अंदर से ये ऐसे दिखाई देते हैं। अब इनमें अंदर में जो बाहर की तरफ वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, जो आपको आउटर पोर्शन देखने को मिल रहा है बेटा, इस पोर्शन को हम लोग जनरली कहते हैं। अब इस पोर्शन को क्या कहते हैं बेटा? इस पोर्शन को हम लोग जो जनरली कहते हैं वो कहते हैं बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम लोग जनरली कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इनके अंदर वाले पोर्शन की, तो उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल मेडुला। अब जो तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है बेटा और जो तुम्हारा एड्रिनल मेडुला होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको अलग अलग रीजन देखने को मिलेगा। मैंने कहा कि ये वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। थोड़ा सा मेरे फोटो के नीचे मौजूद होगा ये, खैर मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो एक पोर्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक रीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन के अपने कुछ अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। ये जो ऊपर की तरफ आप लेयर देख रहे हो बेटा, कैप्सूल, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन है। क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन है। वहीं पे एड्रिनल मेडुला जो है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड दो बेसिक हार्मोन्स को रिलीज करती है। नंबर 1 एपिनेफ्रिन। क्या? एपिनेफ्रिन को रिलीज करती है और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। साथ में इसके बेटा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, इनको भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, तो आप बस देखते रहिए बेटा। जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं उन्हें हम लोग कंबाइंड फॉर्म में कैटाकोलेमिन के भी नाम से जान सकते हैं बेटा। दैट इज नोन एज कैटाकोलेमिन्स। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कैटाकोलेमिन्स क्या होते हैं, तो बेटा याद रखिएगा कि आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के ही चीज को हम लोग कैटाकोलेमिन कहते हैं बेटा। और इसको रिलीज करने वाले जो पार्ट का नाम बेटा वो है एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला होता है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को जो है वो रिलीज करने का काम करता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स किस किस तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। सबसे पहले एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, जो एंटीरियर पार्ट होता है किडनी का, अ ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। तो वहां की जो ग्लैंड होती है बेटा वो 2 तरह के टिश्यू से बनी होती है। एक होता है बेटा जो आपको सेंट्रल में होता है, उसको हम लोग एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और जो बाहर की तरफ होता है उसे हम लोग आउटसाइड, उसे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में इंडिकेट किया। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट 2 हार्मोन्स, जिसको कि एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन के भी नाम से जानते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का कॉमनली हम लोग इनको कैटाकोलेमिन्स के भी नाम से जानते हैं। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन जो होता है बेटा वो तब ज्यादा आपको रिलीज होते हुए बॉडी में दिखाई देगा जब आपकी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, या तो आप किसी के ऊपर हावी होना चाहते हो या किसी से डर के भागना चाहते हो। मतलब या तो आपकी बॉडी में कंडीशन फाइट की हो या तो आपकी बॉडी में कंडीशन फ्लाइट की हो। फाइट और फाइट ये दोनों इमरजेंसी के टाइम पे आपके ये हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर तौर पे अगर ये हार्मोन्स सिक्रीट होंगे तो आपकी हार्ट रेट, लंग्स, इन सभी चीजों का जो ब्रीथिंग है, जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगा।
और जब ये हार्ट रेट बढ़ता है ना बेटा, तो केवल हमारी बॉडी में एक फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का बनना भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। अभी पहले हम लोग इनमें लिखी लाइनों के ऊपर खास ध्यान देने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हार्मोन्स होते हैं बेटा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये एक तरह के इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, और इमरजेंसी हार्मोन्स होने के कारण इनमें फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। साथ में इनके और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जब आप अंधेरे और उजाले की तरफ जाते हैं तो आपकी प्यूपिल जो होती हैं उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी अंधेरे में वो फैल जाती हैं, उजाले में सिकुड़ जाती हैं, तो ये भी हमको जो है प्यूपिलरी डायलेशंस भी देखने को मिलता है। साथ में आपके गूज़बम्प्स आ जाने या फिर आपके रोए खड़े हो जाना, वो भी इसी का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। स्वेटिंग होना बेटा, जब आप बहुत ज़्यादा चिंता में होते हो, डर में होते हो, तो आपको पसीने आने लगते हैं, तो स्वेटिंग आना इसका ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। हार्ट बीट का तेज होना इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का बढ़ना, ये सभी जो सिम्टम्स हैं वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के रिलीज होने को बताता है। कैटेकोलिमिन जो होता है बेटा, मैंने जैसा कि बताया कि जब आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो स्टोर्ड एनर्जी ग्लाइकोजन जो होगा वो टूटेगा, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सके, और जो आपकी हार्ट इतनी तेजी से मूवमेंट कर रही है उसको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ग्लूकोज वगैरह मिल सके बेटा। कभी कभी जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो उस समय बेटा लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो कभी भी अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, कभी कभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है और हमारी बॉडी को इंस्टेंटली ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, उस समय हमारी बॉडी जो है हमारी बॉडी में मौजूद जो भी एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हैं, उनको ही ब्रेक करके ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है। यही प्रोसेस कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एक टर्म होता है बेटा ग्लूकोजिनोलिसिस, जिसको हम अभी इंसुलिन और पैनक्रियाज वाले में पढ़ेंगे, तो ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए बेटा। तो अभी तक मैंने जितनी बात बताई वो एड्रिनल मेड्यूला की थी। अब हम लोग बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर हैं। जोना रेटिकुलरिस नंबर 1 आप यहाँ पे डायग्राम के साथ में भी देख सकते हो। एक होता है बेटा जोना रेटिकुलरिस जो मेडुला के सबसे क्लोज रीजन होता है। फिर बीच में होता है जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। तो यहाँ पे जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है बेटा वो आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर की लेयर होती है बेटा जोना रेटिकुलरिस जो मेडुला के पास देखने को मिलता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और इनके द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स को हम लोग ग्लूको या फिर इसको हम लोग कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। जो भी हार्मोन्स ये सब रिलीज करती हैं, जिसे हम लोग कैटेकोलिमिन कहते हैं, इनको कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, द कॉर्टिकॉइड्स विच इन्वॉल्व इन, जब कोई भी कॉर्टिकॉइड जो होगा अगर वो ग्लूकोज के लिए काम करता है या कार्बोहाइड्रेट के लिए काम करता है तो उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहेंगे। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल जो होता है बेटा, जो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है बेटा। कॉर्टिकॉइड जो होता है बेटा वो हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं बेटा इनको हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ठीक है, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक होता है एल्डोस्टेरॉन, इस रीजन में एक होता है एल्डोस्टेरॉन। द मेन जो कॉर्टिकॉइड्स होता है बेटा वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि मैंने आपको बताया, कॉर्टिसोल, क्या कॉर्टिसोल बेटा, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बैलेंस करता है बेटा वो होता है एल्डोस्टेरॉन। क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन। इसको आप लोग यूरिन के फॉर्मेशन के टाइम पे भी पढ़ते हैं। बात समझ में आया? एल्डोस्टेरॉन को। और इसीलिए यूरिन के टाइम पे, यूरिनेशन के टाइम पे एड्रिनल ग्लैंड का भी रोल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए हमें ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ता है। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये तमाम चीजें करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इन आवर बॉडी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट, देखो बेटा यहाँ पे लिखा ग्लूको जो कॉर्टिकॉइड्स होता है बेटा, ये कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज को बनाना, जो मैंने अभी आपको बताया, लिपिड को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ करके क्या करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस
ग्लूकोनियोजेनेसिस करना, ये सब किसका पार्ट है? इसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज जस्ट लाइक सिमिलर एज एड्रेनालिन की तरह ही ये भी काम कर रहा है। तो दोनों का काम उसी तरीके से आपको एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक। और बेटा जब आपको पता है, देखो जब आपके ब्लड में, देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं जो कि आपको काम देगा उसके अंदर भी, लिपिड के अंदर भी, इंसुलिन के अंदर, ठीक है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए। देखिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाना होता है तो सेलुलर अपटेक को घटाना होता है, ठीक है। और देखो लिखा है ना इनहिबिट सेलुलर अपटेक। अब हमने अगर सेलुलर अपटेक को इनहिबिट कर दिया तो जाहिर तौर पे ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगी, मतलब ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे आपकी हार्ट के मोमेंटम वगैरह मत। कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखो लिखा भी हुआ है किडनी फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। कभी कभी किसी के बॉडी के अंदर एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है बेटा, तो एलर्जी वगैरह को कंट्रोल करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, उन्हें सप्रेस करने में बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। कॉर्टिसोल जो है बेटा साथ में वो आपके आरबीसी के प्रोडक्शंस को भी बढ़ाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, एलर्जी के प्रति काम करना, किडनी का फंक्शन परफॉर्म करना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करना, हार्ट की रेट को बढ़ाना, ये देखो बढ़ाता तो कौन है? स्टीरॉयड जो है वो तुम्हारा मेडुला, लेकिन उसको जो चीजें जरूरी हैं वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बेटा? वो आपका कॉर्टेक्स कराता है। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है वो हमारे रेनल ट्यूब्यूल मतलब कि यूरिन फिल्ट्रेशन के समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये क्या काम करता है बेटा कि जब आपकी यूरिन बहुत तेजी से फिल्टर हो रही होती है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब वो पहुंचता है तो वहां पे बहुत सारे आयंस वगैरह को एब्सॉर्ब करना होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, तो ये उस समय पोटेशियम और फॉस्फेट को एक्सक्रीट करके सोडियम और वाटर को एब्सॉर्ब करने में मदद करती है। एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी में आयंस वगैरह को मेंटेन रखने का काम, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को बनाने का काम, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम, ब्लड प्रेशर का काम, इन सभी चीजों में एल्डोस्टेरोन का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होता है बेटा। साथ में इनके बहुत सारे और भी रोल हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है इसका और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में भी है, जैसे कि प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर का डेवलपमेंट पुबर्टी के टाइम पे, इसके एक्सियल हेयर का डेवलपमेंट, इन सब चीजों में भी हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का नहीं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड रिलीज करता है, दैट इज अ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसका हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर में भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, भूलिएगा नहीं बेटा। यूरिन के फॉर्मेशन के समय रेनल ट्यूब्यूल में सिक्रीशन करना हो या फिर एक्सक्रीशन करना हो पोटेशियम फॉस्फेट का, या रीअब्जॉर्प्शन करना हो सोडियम और वाटर का, तो वहां एल्डोस्टेरोन काम करेगा। लेकिन साथ में हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं वो कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड भी सिक्रीट करते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्सियल, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड, जो कि आज की लास्ट ग्लैंड रहेगी, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। आज की ग्लैंड में हम लोग अब बात करने वाले हैं आपसे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। वाई वी आर नोन एज, इसको हम लोग एंडो और एक्सो दोनों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन का फंक्शन वो तब परफॉर्म करती है जब वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस के लिए उसमें अलग से डक्ट होती हैं, जबकि जब वो ग्लूकैगॉन जब वो ग्लूकैगॉन और जो है इंसुलिन को रिलीज करती है बेटा, तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रिलीज करती है, तब वो उसको रिलीज करती है आपकी ब्लड में। और आपको मैंने बताया हुआ था जब किसी के ब्लड में कोई हार्मोन्स रिलीज किया जाता है तो उसको हम लोग एंडोक्राइन कहते हैं। तो जब ये इंसुलिन और ग्लूकैगॉन रिलीज करती है तो इसको हम लोग एंडोक्राइन कहते हैं, और जब ये आपके पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है तब हम इसे एक्सोक्राइन का नाम जो है वो देते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं बेटा। तो अभी जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये हमारे पैनक्रियाज का एक स्ट्रक्चर है, और जो आप यहाँ पे बगल में देख पा रहे हो ना,
ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको एक नली जो ग्रीन कलर की देखने को मिल रही, जो नली आपको देखने को मिल रही बेटा ग्रीन कलर की, ये बेटा नली सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खुल रही है, ठीक है, ये एक्सोक्राइन है। लेकिन यहाँ पे ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं एक एक करके, कि यहाँ पे जब आप इसको जूम किया और आपने देखिए अभी जो आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट, ये सब एक्सोक्राइन है। लेकिन यहाँ पे जो गुलाबी कलर का आप पार्ट को देख रहे हैं, फ्लावर जैसे बने हुए पार्ट को बेटा, ठीक है, ये फ्लावर जैसे पार्ट जो होते हैं बेटा, यही हमारा एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए जरूरी होता है बेटा। इसको याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो एक्सोक्राइन का पार्ट है, एकिनर सेल एक्सोक्राइन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वो यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपको सेल देखने को मिलती है। इन सेल्स में आपको एक होती है अल्फा सेल, क्या अल्फा सेल, जिसमें आपके पैनक्रियाटिक आइलेट्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद है? पैनक्रियाटिक आइलेट्स मौजूद होते हैं, आइलेट सेल्स मौजूद होती है बेटा, और ये ग्लूकैगॉन रिलीज करती है। तो जो अल्फा सेल होती है वो किसके लिए जानी जाती है बेटा? वो ग्लूकैगॉन रिलीज करने का काम करती हैं, ठीक है। वहीं पे जो आपकी बीटा सेल होती हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करने के लिए जानी जाती है बेटा। और ये तकरीबन ये जो आप ढेर सारी लैंगरहैंस आइलेट्स देख रहे हो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें आपकी कई टाइप की सेल होती हैं बेटा, अल्फा सेल, बीटा सेल। जो अल्फा सेल होती है बेटा इन आइलेट्स में, वो तकरीबन आइलेट्स का 17% बनाती हैं, जबकि बीटा सेल 70% बनाती है। एक 17% बनाती है जो ग्लूकैगॉन रिलीज करती है, और एक 70% बनाती है जो इंसुलिन रिलीज करती है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं अल्फा सेल कितने कम अमाउंट में आपको देखने को मिल रहा है, 3-4 सेल ऐसे दिखने को मिल रहे हैं ना, जबकि वहीं पे आप देखिए बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको बीटा सेल देखने को मिलती है जो कि 70% बनाती है। वहीं पे डेल्टा सेल होती है और एफ सेल होती है। डेल्टा सेल 7% आइलेट्स होती है बेटा, पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स होती हैं, और ये इनहिबिट करने वाले, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकैगॉन, और ये इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको रोकेंगे, ग्लूकैगॉन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको रोकने का भी काम ये करते हैं। साथ में स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन रेट को भी स्लो करने का काम करते हैं। वहीं पे एफ सेल की बात करते हैं बेटा, तो वो एक पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, और ये बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में मौजूद होती हैं आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। और इनमें जो ये जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट, ये जो है सोमैटोस्टैटिन के सिक्रीशन, इनहिबिट सोमैटोस्टैटिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं, गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शंस में काम करती हैं, और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करवाने का काम करती हैं। डायरेक्ट रिलीज नहीं करती, ये रिलीज करवाने का काम करती हैं पैनक्रियास से, ठीक है, एफ सेल, याद रखिएगा। अब बेटा जो आपका इंसुलिन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में देखिए, जो ग्लूकैगॉन है और जो इंसुलिन है, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, एक वर्ड मैंने यूज किया, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है बेटा, अगर एक मौजूद होगा तो दूसरा मौजूद है। अगर कहीं पे आपकी ब्लड में इंसुलिन मौजूद है तो ग्लूकैगॉन की हिम्मत नहीं है कि वहां पे आ जाए, ठीक है। और जब ग्लूकैगॉन आएगा तो इंसुलिन की हिम्मत नहीं है। तो ग्लूकोजिनोलिसिस मतलब कि नए ग्लूकोज को ब्रेक करना, ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाना, नए ग्लूकोज को बनाना ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड एनर्जी है, उससे हमने ब्लड में क्या बनाया, ग्लूकोज को बनाया। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोजिनोलिसिस। ग्लूकोजिनोलिसिस जब भी होगा बेटा, क्या ग्लूकोजिनोलिसिस जब होगा तो आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में। इससे बेटा क्या होगा, आपका ग्लूकोज बढ़ेगा बेटा। ग्लाइकोजिनेसिस, जो ग्लाइकोजिनेसिस है बेटा, द प्रोडक्शन, देखो बेटा यहां पे द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो गया बेटा, क्या हो गया, कम हो गया। और फिर है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होगा बेटा, उसमें आपका सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह हैं
उनसे ग्लूकोज का बनना ये कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो मैंने अभी आपको बताया बेटा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें प्रोसेस में क्या हो रहा है, चीजें इंक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं बेटा। इसमें ग्लूकोज इंक्रीज होगा, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। और ट्राइग्लिसरॉल हाइड्रोलिसिस, इसमें भी ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा बेटा, ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। और ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लीवर, इससे ग्लूकोज बढ़ेगा। तो जो भी ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाने का काम करता है, जो भी ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, वो है बेटा ग्लूकैगॉन। क्या है, ग्लूकैगॉन। और जो घटाने का काम करेगा वो है बेटा आपका इंसुलिन। आइए ध्यान देते हैं अगली चीजों के ऊपर। इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्सेलरेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। सेल के अपटेक को बढ़ा देगा। ब्लड से ज्यादा अमाउंट में जो ग्लूकोज है वो सेल में जाएंगी। साथ में इंसुलिन, देखो बेटा, इंसुलिन ने ग्लाइकोजेनेसिस कर दिया। ग्लाइकोजेनेसिस जो होगा बेटा, वो आपका अभी आपने देखा ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में जो ग्लाइकोजन था वो बनना शुरू हो गया ग्लूकोज। जो भी आपके बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा हुआ था, उसने उसको किस में बदल दिया, ग्लाइकोजन में बदल दिया। अगर ग्लाइकोजेनेसिस होने लगेगी बेटा, तो ऑलरेडी ब्लड का सारा ग्लूकोज बन जाएगा ग्लाइकोजन, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। साथ में बेटा इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकोजिनोलिसिस। साथ में इंसुलिन जो है, जो नया ग्लूकोज बन रहा है ग्लाइकोजन से, उसको क्या कर देगा, रोक लगा देगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस करेगा बेटा। और ग्लाइकोजिनोलिसिस के करने पे क्या होगा कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसको अगर ये वाली प्रोसेस देखो, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या कर रही थी, ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लाइकोजन से क्या बना रही थी, ग्लूकोज बना रही थी, ठीक है। अगर मैं इस प्रोसेस को रोक देता हूं तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं। साथ में जो ग्लाइकोजिनोलिसिस था, ग्लूकोनियोजेनेसिस था, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो नए ग्लूकोज बन रहे थे प्रोटीन और एमिनो एसिड से, वो भी लिपिड से, वो भी बनने बंद हो जाएंगे। तो ये सब चीजें बेटा जो रोल है वो किसका है, इंसुलिन का है। जितना भी काम करेगी वो ग्लूकोज को रोकने के लिए काम करेगी। इंसुलिन आप देख रहे हैं, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्टेड ग्लूकोज, प्रिवेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे इंसुलिन के सारे फंक्शंस हैं। अब मैं आखिरी में आपसे एक चार्ट के बारे में मेंशन करूंगा, उस चार्ट को आप सभी लोग बहुत देखेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप एक तरफ ग्लाइकोजन का रोल देखेंगे और दूसरी तरफ इंसुलिन का रोल देखेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, एक तरफ आपको ग्लूकैगॉन लिखा हुआ है, एक तरफ आपको इंसुलिन लिखा मिल रहा है। ग्लूकैगॉन क्या क्या काम कर रहा है, ग्लूकैगॉन जो है लो ब्लड ग्लूकोज ये तब काम करता है बेटा जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की, आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी बेटा, तब काम करेगा, ठीक है। और ये स्टिमुलेट होगा जिस समय आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होगा, तब आपकी जो ब्लड की अल्फा सेल है, जो पैनक्रियाज की अल्फा सेल है, वो ग्लूकैगॉन रिलीज करेगी। और जब ग्लूकैगॉन रिलीज होगा बेटा, तो वो ग्लूकोजिनोलिसिस करेगा। इसका मतलब वो ग्लाइकोजन से क्या बनाएगा, वो ग्लाइकोजन से बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जो आपके ब्लड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हैं, उनसे, प्रोटीन और लिपिड हैं, उनसे भी ग्लूकोज बनाएगा, तो भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर। तो ग्लूकैगॉन ने क्या किया, ग्लूकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज प्रोटीन एंड लिपिड से ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज रिलीज्ड बाय हेपेटोसाइट सेल्स रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल पे पहुंचा देगा। अगर इफ ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यू राइज, अगर मान लो बेटा लगातार ग्लाइकोजन बन ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो बेटा ये केस हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, जो नुकसानदेह है। इसको इनहिबिट करने के लिए रिलीज ऑफ ग्लूकैगॉन, ठीक है, हमें इनहिबिट करना पड़ेगा, ग्लूकैगॉन को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए और भी सेल्स हैं, डेल्टा वगैरह सेल मैंने आपको बताया। अगला बेटा इंसुलिन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके ब्लड में अब ग्लूकोज बढ़ गया है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है,
तो हाइपरग्लाइसीमिया के टाइम पे ग्लूकागॉन बंद होगा और बेटा जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। और जब इंसुलिन बनेगा तो जो भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको दोबारा से इंसुलिन बदल देगा ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजेनेसिस। अब बेटा ये हो जाएगा तो बेटा जाहिर तौर पे इंसुलिन का लेवल बढ़ने से ग्लूकोज कम होगा और ग्लाइकोजन दोबारा से बढ़ जाएगा। साथ में ग्लूकोजिनोलिसिस स्लो हो जाएगा। जो प्रोटीन और लिपिड से जो बन रहा था ग्लूकोज वो बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस जो भी ग्लूकोज को बढ़ाने वाली प्रोसेस थी वो खत्म हो जाएगी। सेलुलर अपटेक बढ़ जाएगा बेटा। लगातार सेल बॉडी के जो ब्लड के अंदर का ग्लूकोज है उसको लेना शुरू कर देगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल फॉल्स हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। इस केस को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं क्योंकि इससे आपके ब्लड के ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान में, होपफुली आपको ये चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए।